नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। नीतीश कुमार सरकार देश की सबसे नकारा और विफल सरकार है। तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला होना लाजमी है। इसी क्रम में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर हमला किया। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, नीतीश सरकार देश की सबसे नकारा, विफल और निकम्मी सरकार है। इनके 15 वर्षों के कार्यकाल में बिहार के हर दूसरे घर से पलायन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद श्रमिकों को बिहार में रोजगार नहीं मिलने एवं भुखमरी के संकट के चलते मजबूरी में उन्हें वापस पलायन करना पड़ रहा है। बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार बिहार की एनडीए सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी कभी प्रवासियों को राज्य में रोजगार देने के लिए तो कभी कानून व्यवस्था और अन्य मसलों पर सरकार पर हमला कर रहे हैं। तेजस्वी का आरोप है कि 15 साल के कार्यकाल में राज्य की एनडीए सरकार ने बिहार के विकास कोई खास काम नहीं किया। दरअसल वीडियो में कुछ लोग कह रहे हैं कि वह रोजगार के लिए पंजाब जा रहे हैं, जबकि सरकार लगातार लोगों को राज्य में ही रोजगार देने का दावा कर रही है। वहीं जेडीयू का कहना है कि जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को शून्य पर आउट कर दिया था। बिहार में घर घर बिजली और गैस पहुंच गया है तो लालटेन की उपयोगिता अब नहीं रही। आरजेडी अब केवल अपनी राजनीति की दुकान चला रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि लालटेन 2019 में बुझ चुका है और अब जीतना भी तेजस्वी यादव जलाने की कोशिश करे, लेकिन जलने वाला नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने नेशनल हाईवे पर रोपा धान, नीतीश सरकार के दावों को बताया झूठा। जी हाँ दोस्तों, सीतामढ़ी सुरसंड सड़क की हालत जर्जर हो गई है। पहली ही बरसात में सड़क समुंदर बन गई है। सड़क पर घुटनों पर पानी जमा हो गया है। सड़क की दुर्दशा के खिलाफ आरजेडी ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए सड़क पर धान रोपा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजद कार्यकर्ताओं ने सीतामढ़ी सुरसंड मुख्य पथ पर धान रोपकर बिहार के जेडीयू और बीजेपी सरकार का विरोध किया। सीतामढ़ी के बरियारपुर में सड़क पर समुंदर जैसे हालात बने हुए हैं। सड़क की स्थिति पूरी तरह नारकीय हो गई है। सड़क पर घुटना भर से अधिक पानी जमा है। युवा राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष रोशन यादव के नेतृत्व में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान रोपकर नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू ने सत्ता में आने से पहले विकास का जो वादा किया वो झूठा निकला। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि एनडीए के पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा ने गाँव को गोद में लिया था, लेकिन आज हालात ये हैं कि नेशनल हाईवे के बरियारपुर के पास बड़ा सा गड्ढा सड़क पर बना हुआ है, जिसमें पानी जमा होने के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं कई गाड़ियां रोजाना इस गड्ढे में फंस रही हैं। कई बार लोग इस सड़क पर बने जलनुमा गड्ढे फंसाकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड में भारी वर्षा का अनुमान। मानसून के अनुकूल हो रही परिस्थितियां। जी हाँ दोस्तों, प्रतीकात्मक तस्वीर। नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को अनुमान लगाया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए 23 जून के आसपास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड में भारी वर्षा के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। इसके अलावा आईएमडी ने भविष्यवाणी की कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा के जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ बड़े पैमाने पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मानसून के समय पर चलने के साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 22 और 23 जून के दौरान हालात सामान्य रहेंगे। उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के अधिकांश हिस्सों में 24 और 25 जून के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। उत्तर भारत में भारी बारिश का अनुमान। आईएमडी ने अधिक जानकारी देते हुए कहा, 23 जून से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आगे कहा, अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में और अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी भारत और आसपास के मध्य भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा के जारी रहने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में इन दिनों बारिश जारी है।
बदलते मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रविवार को भी दिल्ली सहित अन्य भागों में बारिश हुई। इससे पहले शनिवार को भी बारिश हुई थी। बारिश होने से उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। IMD ने अपने बुलेटिन में कहा, अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा होने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हालात बेकाबू, केंद्र सरकार फिर कर सकती है महा कर्फ्यू का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी ने जहां समूचे विश्व को अपनी चपेट में लेते हुए हर का दिल दहलाकर रख दिया है, वहीं साथ ही इस महामारी से बचने के लिए जहां मोदी सरकार ने 22 मार्च को देश भर में सख्ती के साथ लॉकडाउन लगाते हुए लोगों को इस महामारी से बचने के लिए घरों अंदर ही रहने के लिए कहा था, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पंजाबियों के हित में और उनकी कीमती जानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य भर में कर्फ्यू लगा दिया था, जिसकी चाहे किसी भी तरीके से लोगों ने घरों के अंदर रहकर पालना की। परंतु अब लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद अनलॉक 1 होने पर कोरोना वायरस के मामलों में चाहे रत्ती भर कहीं कमी हुई होगी, परंतु यह वायरस खत्म होने की बजाय दिनों दिन लोगों के अंदर फैलता ही जा रहा है। इसको रोकना अब सेहत विभाग के कंट्रोल से बाहर होने वाली बात होती जा रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के सामने आने के बावजूद अनलॉक 1 के अंतर्गत लोग सड़कों पर चींटियों की तरह वाहनों पर गुजरते नजर आ रहे हैं तथा ऐसा होने से सड़कों पर प्रतिदिन गुजरने वाले लोग जहां सोशल डिस्टेंस की परवाह किए बिना ही पुलिस प्रशासन की नाक नीचे से गुजरते हुए लॉकडाउन और सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहीं साथ ही ड्यूटी पर तैनात रहने वाले पुलिस अफसर भी लोगों को समझाने को प्राथमिकता नहीं दे रहे दिखाई देते, जिसके चलते भीड़ इकट्ठी होने के कारण कोरोना वायरस के अधिक फैलने का डर है। उधर दूसरी तरफ लगभग 3 महीने का लॉकडाउन झेलने के बाद भी देश में कोरोना वायरस कम नहीं हो रहा है और रोजाना तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और देश के अंदर जिस रफ्तार के साथ कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसे देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार पुनः कोरोना के साथ दो हाथ करने के लिए कमान संभालनी लगती है, क्योंकि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को कंट्रोल करके नीचे लाने के लिए केंद्र सरकार बेहद चिंतित है। संकेत है कि इस विषय के संबंध में केंद्र सरकार कोरोना वायरस को हराने के लिए कोई बड़ा और सख्त फैसला लेने का मन बना चुकी है, क्योंकि विगत 1 जून को हुए अनलॉक 1 को देश की जनता ने कोरोना पर अपनी जीत मानकर सब कुछ पहले की तरह ही आम दिनों की भांति अपनी दिनचर्या शुरू कर दी है, जिससे हालात भयानक बनते जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में विस्तार होना बहुत ही मंदभागी बात है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को भी शामिल करें। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र लिखते हुए पीएम ने छत्तीसगढ़ राज्य को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में तत्काल शामिल करने का अनुरोध किया है। पत्र में लिखा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को शामिल करने से राज्य के सभी प्रवासी श्रमिकों के जीविकोपार्जन के लिए उनकी रुचि और कौशल के हिसाब से रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इन राज्यों को शामिल किया। भारत सरकार द्वारा प्रवासी कामगारों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 20 जून को बिहार के खगड़िया जिला से देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा को शामिल किया गया है। योजना में शामिल मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया गया है, जबकि सम्मिलित इन राज्यों की भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों में काफी समानता है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के परिणाम स्वरूप पूरा देश प्रभावित है। इस भयंकर महामारी त्रासदी के कारण रोज कमाने खाने वाला हमारा सर्वहारा प्रवासी मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उनके वर्तमान कार्यस्थलों में नियोजन रोजगार के अवसर समाप्त होने के कारण प्रवासी मजदूरों को विवश होकर गृह राज्य लौटना पड़ा है। छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक लगभग 5 लाख प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं। मजदूरों का गृह राज्य में वापस लौटना अभी भी जारी है। सीएम बघेल ने लिखा है कि राज्य के लगभग 3/4 क्षेत्र अत्यंत पिछड़े एवं वन क्षेत्र हैं, जहां पर राज्य के लगभग 80% अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग निवासरत हैं। राज्य की लगभग 90% जनसंख्या
कृषि एवं सामान्य मजदूरी पर निर्भर है, जो सामान्यतः असंगठित क्षेत्र, कृषि मजदूर और सीमांत कृषक है। राज्य का बस्तर, सरगुजा संभाग सहित अन्य संभागों में आदिवासी वर्ग की बहुलता है। साथ ही छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले भी हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को सम्मिलित नहीं किए जाने से यहाँ के गरीबों, कृषि मजदूरों, प्रवासी मजदूरों और सीमांत किसानों में अत्यंत निराशा का भाव है। उपरोक्त दृष्टि से राज्य वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ राज्य में निवासरत मजदूरों को भी तत्कालिक रूप से रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिक आवश्यकता है। मुख्यमंत्री बघेल ने इसके साथ ही लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में तत्काल शामिल किया जाए, ताकि राज्य के सभी प्रवासी श्रमिकों के जीविकोपार्जन के लिए उनकी रुचि एवं कौशल के अनुरूप रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने विश्वास प्रकट किया है कि इस संबंध में राज्य के प्रवासी मजदूर के हितों में तुरंत फैसला लिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी उपकरणों से वर्चुअल रैलियां कर रही भाजपा, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चीन ने गलवान घाटी में हमारे सैनिकों की हत्या की है। इससे चीन के प्रति पूरे देश में आक्रोश है। चीन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए उसके आयातित सामान के इस्तेमाल से बचना चाहिए। चीनी उत्पादों का बहिष्कार होना चाहिए। व्यापारियों ने उन्हें बताया कि भाजपा की वर्चुअल रैली में चीनी उपकरणों का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। यह भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा, देश की सीमाओं पर खून बहाने वाले वीरों को हमारा नमन है। अखिलेश वीडियो कॉलिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में पार्टी नेताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। उनसे संगठन व प्रदेश की राजनीति पर भी चर्चा कर रहे हैं। जन विश्वास की रक्षा करे पीएम। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा है कि पूरा देश व हर दल चीन व एलएसी पर प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि देश की सीमाओं के साथ ही जनता के विश्वास की भी 100% रक्षा हो। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश की सेना के लिए रनवे की तरह तैयार है। यहाँ लड़ाकू विमान उतर सकते हैं और यहाँ से उड़ान भी भर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम अमरिंदर सिंह बोले, कोई हमारे एक सैनिक को मारे तो हम उसके 5 सैनिक को मारें। पीएम मोदी नीति में करे बदलाव। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया है। सीएम ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा है कि सीमाओं पर सैनिकों को अपने बचाव में फायरिंग करने और देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए नीति में बदलाव बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार नीति में बदलाव करे। यदि हमारे एक सैनिक को कोई मारता है तो हम उसके 5 सैनिक को मारें। सीएम ने यह बात लद्दाख में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर कही। सीएम की यह टिप्पणी पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में सेना के 20 जवानों की शहादत पर आई है। चीन के साथ यह 50 सालों में सबसे बड़ा सैन्य टकराव है, जिससे दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। बहरहाल, सैन्य सेवा से जुड़ रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फेसबुक लाइव में कहा कि भारत सरकार की नीति होनी चाहिए कि यदि अगर वे हमारे एक जवान को मारते हैं तो हम उनके 5 जवानों को मारेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी मोबाइल कंपनी के मेन गेट पर लोगों ने लगाया ताला, चीन के खिलाफ नारेबाजी। जी हां दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी ओप्पो पर शहर के लोगों ने प्रदर्शन किया। लद्दाख में भारतीय सेना के 20 जवानों के शहीद होने के बाद विरोध में शहर के लोग शनिवार दोपहर चीनी कंपनी ओप्पो के बाहर जमा हुए, नारेबाजी की, चीन के राष्ट्रपति और चीनी सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने ओप्पो के मेन गेट पर ताला लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन पुलिस को सौंपा है। चीनी कंपनी ओप्पो पर ग्रेटर नोएडा के लोगों ने शनिवार की दोपहर प्रदर्शन किया। हिंदू रक्षा दल के बैनर तले लोग कंपनी के मुख्य गेट पर पहुंचे, ताला लगा दिया और संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कंपनी बंद करने की मांग की। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक फर्स्ट थाना से पुलिस पहुंची। ओप्पो कंपनी के बाहर जमा भीड़ को समझाया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को ज्ञापन दिया है। लोगों ने गलवान में शहीद हुए सैनिकों की याद में मौन रखा है। पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को समझाया और वापस लौटने के लिए कहा। उन्हें जानकारी दी गई कि फिलहाल जिले में धारा 144 लगी है, लिहाजा कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कानून व्यवस्था को नुकसान हो। इसके बाद प्रदर्शनकारी कंपनी से वापस लौट गए। मुख्य गेट पर लगा ताला खोल दिया गया। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि चीन ने भारत के साथ धोखा किया है। भारतीय सेना के 20 जवानों को धोखे से मारा है। चीनी कंपनियों को भारत में कारोबार करने का हक नहीं है। चीन की कंपनियां बड़ी संख्या में ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में काम कर रही हैं। सरकार से मांग करते हैं कि इन कंपनियों के भूमि आवंटन तत्काल रद्द कर दिए जाएं। सभी चीनी कंपनियों को वापस भेज दिया जाए।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन विवाद पर राहुल गांधी ने फिर पीएम को घेरा, कहा नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी हैं। जी हां दोस्तों, लद्दाख में एलएसी पर चीनी सेना से हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के मसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर हैं। राहुल गांधी सैनिकों की शहादत को लेकर लगातार केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने रविवार को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी हैं। राहुल गांधी ने जापान टाइम्स के एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही। जापान टाइम्स में भारत की मौजूदा नीति को चीन की तुष्टीकरण वाला बताया गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने गलवान में हिंसक झड़प के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक के बाद दिए बयान पर भी सवाल खड़ा किया था। असल में पीएम मोदी ने कहा था, ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।